इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोककला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। रसूखदारों के आरामगाह के चुनाव में फिर आया कोरोना का विघ्न। सचिव आंचलिया बोले, कोशिश रहेगी निर्विरोध चुने जाए परिवार के जिम्मेदार। पूर्व बोर्ड की निर्माण समिति की जांच रिपोर्ट पर सिंघवी ने दी सफाई। आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। फिर बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। सीएमएचओ खराड़ी ने की नियमों की पालना की अपील। और यूआईटी ने पारित किया 400 करोड़ से ज्यादा का जंबो बजट। निखरेगा नेहरू गार्डन, बाहुबली हिल्स की रौनकें बढ़ेंगी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव में पड़े कोरोना विघ्न की। शहर के अति रसूखदारों की व्यस्ततम जिंदगी में सुकून के पल देने वाले क्लब के चुनावों को लेकर एक बार फिर पशोपेश की स्थिति बन गई है। वैसे ये चुनाव आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित है और शनिवार शाम तक आवेदन जमा कराने का समय भी। लेकिन इस बीच जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराने के निर्देश ने खलबली मचा दी है। इस निर्देश के तहत प्रशासन ने ऑनलाइन चुनाव कराने की बात कही, जबकि क्लब अब तक फिजिकली चुनाव कराने की व्यवस्था कर चुका था। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 2 सालों के लिए आखिर रईसों के आरामगाह की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी कैसे मिलेगी, क्योंकि चुनाव को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था करने में ही करीब 1 महीना और लग जाएगा। फील्ड क्लब एक ऐसी जगह जहां पर अति रसूखदारों को आराम भी मिलता है और आनंद भी। मैदान, जिम, बार, रूम आदि कई ऐसी व्यवस्थाएं जिससे वह मायावी काया को भी सुखी रख सकता है। अंग्रेजों के काल में यह स्थापित हो गया था। तब से इसके अध्यक्ष राजवंश के महाराणा ही रहते आए हैं। वर्तमान में महेंद्र सिंह मेवाड़ इसके अध्यक्ष हैं और इसके संचालन के लिए हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं, जिसमें सचिव, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर और सदस्यों के चुनाव होते हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं बदलता। आपको बता दें कि वर्ष 2018 से 2020 तक यशवंत आचलिया क्लब के सचिव थे। 29 मार्च 2020 में चुनाव होना तय था, लेकिन कोरोना की महामारी ने सब कुछ बदल दिया। उस दौरान कुछ भी संभव नहीं था। तब वर्तमान कार्यकारिणी और पूर्व पदाधिकारियों ने यह तय किया कि अभी के लिए चुनाव स्थगित कर दिए जाएं, और हुआ भी ऐसा ही। वहीं इस पूरे मामले में वर्तमान सचिव यशवंत आचलिया ने एटीएन उदयपुर न्यूज को बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन को चुनाव के संबंध में एक पत्र भेजा था, जिसके जवाब में उनके पास फिजिकल चुनाव नहीं करा के ऑनलाइन कराने की बात सामने आई। ऐसे में इस नई व्यवस्था के लिए तो अभी और भी समय लगेगा। शनिवार शाम तक आवेदनकर्ताओं के पास समय है। सभी के फॉर्म लिए जाएंगे और सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि क्यों ना इस बार निर्विरोध चयन करते हुए आगामी 2 सालों की कार्यकारिणी बना ली जाए। क्लब सभी का परिवार ही तो है। अभी जो 7 मार्च को इलेक्शन फील्ड क्लब के जो प्रस्तावित है, उसमें मैंने 5-6 दिन पहले एक प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी सूचनार्थ। फील्ड क्लब में इलेक्शन है और इस ढंग से ये कार्यक्रम है। उसी के तहत कल शाम को प्रशासन से चिट्ठी आई कि अभी जो हाल ही कोरोना के बढ़ते पेशेंट और धारा 144 लगी होने की वजह से आप फिजिकली चुनाव नहीं करा के और इसको ऑनलाइन कराया जाए, और उन्होंने इस पर ऑनलाइन पर सहमति जारी की है और उस पर फिजिकली उन्होंने मना किया है। वो लेटर आने के बाद मैंने हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं सीएम कच्छावा साहब को लेटर भेज दिया कि सर ऐसा ऐसा प्रशासन से आया है। तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि आप इसका मुझे डाटा अपडेट करवाएं ताकि अपन ऑनलाइन कराया जा सके। तो मैंने कहा डाटा अभी एकदम से लेटेस्ट डाटा तो अभी हमारे पास है नहीं है। मैंने हमारे स्टाफ और जीएम से बात करी तो उन्होंने कहा सर थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम अभी जो भी 15-20 दिन लगते हैं हम वो डाटा इकट्ठा करके और चुनाव अधिकारी को दे देंगे। उसके बाद जो भी ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी वो जारी होगी। पर मेरा इसमें ये मानना है कि मैं जीवन में कभी मैं ऐसा नहीं कि मेरा कार्यकाल ख़त्म होने के बाद मैं एक दिन भी रहना चाहता हूँ। 2018-20 का मेरा कार्यकाल था, उस दरमियान भी मैंने 2020 में इलेक्शन की घोषणा कर दी थी। 29 मार्च को इलेक्शन होने वाले थे
पर 29 मार्च को आप सभी को पता है कि क्या स्थिति थी उदयपुर शहर में। तो कोविड के चलते उस समय हमारे पुराने जितने भी वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उन सब की एक मीटिंग करके और ये फाइनल हुआ कि इस कमेटी को 1 साल एक्सटेंड किया जाए। तो मेरा फिर कार्यकाल 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा है, तो मैंने उससे पहले चुनाव की घोषणा कर दी और उसी दरमियान में 7 मार्च को इलेक्शन कराने वाला था। तो मेरा कतई ये नहीं है कि मुझे चुनाव नहीं कराने या मेरी ऐसी मंशा है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा हो सकता हो कि ये कराना नहीं चाह रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत सोच रहे हैं। मैं शहर में अनेकों संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, पर कभी मैंने मेरे कार्यकाल पूरा होने के बाद मैं कभी उस पर एक दिन भी ज़्यादा रहने की इच्छा नहीं रखता हूँ। और अगर ज़्यादा मुझे रहना है तो मैं दोबारा चुनाव फाइट कर लूँगा, ऐसा कोई, मैं एलिजिबल हूँ, मैं दोबारा चुनाव लड़ सकता हूँ, उसमें कोई ऐसा संशय नहीं है। तो मैं क्यों वापस ऐसा करूँगा। फिर भी मेरा भी ये प्रयास है कि कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। जो लोग भी जितने भी सदस्य नॉमिनेट कर देते हैं अलग अलग पदों पे, तो कल शाम को एक मीटिंग बुलाकर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक आम सहमति बन जाए सभी सदस्यों में, और जो भी कैंडिडेट है उनको भी मैं मीटिंग में बुलाऊंगा और पुराने वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को भी मैं वापस बुलाऊंगा। और हम प्रयास ऐसा करेंगे कि चुनाव की नौबत ही नहीं आए और हम निर्विरोध ये 2021-23 के लिए कमेटी का चयन कर लें, क्योंकि फील्ड क्लब एक अपने आप में एक परिवार है, नहीं कि कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है और न इसमें कोई ऐसा कुछ हासिल करना है। तो परिवार में ठीक है, एक परंपरा बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है कि इस ढंग से चुनाव कराया जाए। तो वो हर 2 साल में नई कमेटी आती है, काम करती है, पुराने वाले उसमें एक्स ऑफिसर रहते हैं, वो भी बराबर सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परिवार का मैटर है और परिवार के हिसाब से हम इसको सेटल कर लेंगे। और मोस्टली मुझे लगता है कल शाम तक हम प्रयास करके, क्योंकि कल शाम को 5 बजे तक जो फॉर्म लेने का टाइम है वो तब तक तो मुझे लेना ही पड़ेगा, और बाकी आगे जो भी डिसीजन होता है चुनाव अधिकारी आपको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। धन्यवाद। वैसे निर्विरोध चयन हो जाए तो हर्ज ही क्या है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बात प्रतिष्ठा की आ जाती है तो चुनाव तो होने ही चाहिए। लेकिन प्रशासन चाहता है कि फील्ड क्लब के चुनाव ऑनलाइन हो और वर्तमान कार्यकारिणी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। क्लब से जुड़े दूसरे सदस्यों से जब ATN उदयपुर न्यूज ने बात की तो उन्होंने साफ किया कि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, नियम फील्ड क्लब पर ही क्यों। कोविड प्रोटोकॉल की पालना सभी करेंगे, आखिर संभ्रांत लोगों का क्लब है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। यहाँ पर क्लब के उदयपुर शहर के व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यक्ति सारे मेंबर हैं और हम लोग इस चुनाव को इसलिए आवश्यक समझते हैं क्योंकि चुनाव एक लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत जो भी सदस्य अपना मत प्रकट कर सके तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ तक बात कोविड को लेकर इसके संबंध में है तो सारे सदस्य पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग से आते हैं, व्यापारिक वर्ग से आते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस चीज़ का पालन करते हुए इसको उसी हिसाब से संपन्न करवाएंगे कि हमें और या प्रशासन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। कि जो चुनाव होने वाले जी, वो होने चाहिए या नहीं होने बिल्कुल होने चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सारे दुनिया में सारे चुनाव चल रहे हैं तो हमारे फील्ड क्लब से क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को होने चाहिए चुनाव, तो चेंज तो हर जगह जरूरी है। अब क्रिकेट मैच क्यों हो रहे हैं, अगर चुनाव से क्या लेना देना इस चीज़ का। सर कोरोना गाइडलाइंस की पालना, बेटा कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए होने चाहिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करें और करें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के साथ साथ होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे और यहाँ चुनाव करना चाहिए, हमारे को होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी तो ये ओपिनियन है। फील्ड क्लब के चुनाव होने चाहिए क्योंकि साल भर से नहीं हुए, कोरोना काल से। अभी नगर पालिका के चुनाव हुए, विधानसभाओं के चुनाव हुए, उपचुनाव हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ये चुनाव भी होने चाहिए और ज़रूरी है। नहीं तो जो पुरानी कार्यकारिणी है वो मनमर्जी से काम कर रही है, मनमर्जी से कहीं डोनेट करना है, ये करना है, वो सब अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। चुनाव तो होने चाहिए और ज़रूरी है क्लब हित के लिए, बिल्कुल ज़रूरी है। सर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके, हाँ, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके चुनाव होने चाहिए, सब जगह हो रहे हैं। मैं वैसे ही जनप्रतिनिधि हूँ, कांग्रेस में शहर जिला सेक्रेटरी हूँ। जब हमारे नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हुए, तो क्लब के चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए। क्लब के चुनाव तो होने चाहिए और होने चाहिए, और इन्होंने 7 मार्च डिक्लेयर किया है तो होने चाहिए, ज़रूरी है। तो देखा आपने क्या चाहता है फील्ड क्लब। आइए अब आपको मिलवाते हैं चुनाव अधिकारी CM कच्छावा से, जिन्होंने दूरभाष पर बातचीत के दौरान साफ किया कि प्रशासन को लिखित में सूचना दे दी है कि ऑफलाइन चुनाव के लिए ही तैयार है, अभी ऑनलाइन के लिए तैयारी नहीं है। ऐसे में प्रशासन से सोमवार तक तो जवाब मिल ही जाएगा। सर कमल बोल रहा हूँ ATN उदयपुर न्यूज चैनल से। यस सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि फील्ड क्लब के चुनाव होने जा रहे हैं और आप चुनाव अधिकारी हैं, तो इस बार चुनाव के बारे में क्या बताएंगे आप। चुनाव
कब से है और चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ऐसा है कि अभी कुछ डिसाइड नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन तो मना कर दिया कि अभी आप क्या है कि ऑफलाइन कर सकते हो या ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन नहीं कर सकते। जी 144 लगी हुई है धारा, तो 200 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते। जी तो हमारे यहाँ तो बहुत आदमी आते हैं। जी तो मैंने एप्लीकेशन दे दी है उनको, भाई आप इजाजत दो तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ऑफलाइन। तो ऑनलाइन तो क्या है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है नहीं, जी तो इमीडिएटली कर नहीं सकते। जी आप इस पे विचार करो। तो हम एप्लीकेशन दे के आए हैं, वो बोला 6 मार्च तक हम बताएंगे आपको। जी जी कल परसों की छुट्टी आ गई, तो जी देखते हैं मंडे को क्या होता है। जी कितने कितने वोटर्स हैं अपने फील्ड क्लब के? वोटर करीब 3300 वोटर हैं। जी तो बोला इतने वोटर आएंगे आपके यहाँ, तो क्या है कि अलाउड नहीं है 200 से ज्यादा। तो जी अब वोटर तो आएंगे, लेकिन सारे थोड़ी आएंगे, एक साथ थोड़ी आएंगे। जी सर धीरे धीरे आएंगे, शाम तक एक एक आते हैं, फिर हम अलाउ उनको कह देंगे आप बस इकट्ठे नहीं होने देंगे, जी आप जाओ वोट दे आप जाओ। जी लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम मंडे को बताएंगे। हम एप्लीकेशन दे के आगे जी जी तो मंडे को देखते हैं क्या होता है। पिछले एक पखवाड़े से नगर निगम में चर्चा का विषय बने पिछड़े बोर्ड के निर्माण कार्यों में आर्थिक अनियमितता के मामले में आखिरकार उप महापौर पारस सिंघवी कैमरे के सामने आए और सफाई भी दी है। उप महापौर पारस सिंघवी ने साफ किया कि पिछले बोर्ड में निर्माण कार्यों में अनियमितता की किसी पार्षद ने जांच की है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि जांच तो निर्माण समिति के अध्यक्ष और अधिकारी करेंगे, और यदि उनके निर्माण समिति अध्यक्ष रहते हुए कोई अनियमितता हुई है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी की जांच रिपोर्ट पर न केवल सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी कहा कि पिछले बोर्ड में हुए कार्यों पर सवाल उठाने वाले और आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। ये बात मैंने भी अभी आपके चैनल के मार्फत से सुना कि कोई जांच किसी व्यक्ति ने की है, कोई पार्षद है उसने की है। मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैंने तो चैनल के माध्यम से सुना है। अगर कोई गलत काम हुआ है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, और तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के पश्चात किसी व्यक्ति या किसी बोर्ड के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। आरोप तब लगाया जाता है कि तब जांच में पाया जाता है कि इसमें कोई न कोई घपला घटोला या कुछ हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने सुना, उसमें कहा कि 5वें बोर्ड के घपले। मैं घपला शब्द बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत मानता हूं। अगर पारस सिंघवी की गलती है तो पारस सिंघवी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस समय के जेएन की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एएन की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जांच हो जाए, जांच होने के पश्चात पूर्णतः जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके पश्चात किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर आरोप लगाना अच्छा रहेगा। पार्टी ने बहुत सोच विचार करके मुझे निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया था। इस बार मुझे अगर उपमहापौर बनाया है तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मेरे कार्यकाल के अंदर अगर कोई गलती हुई तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर गलती होगी तो 100% मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर गलती नहीं होगी तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ निश्चित रूप से मैं संगठन के माध्यम से यह निवेदन करूँगा कि जो व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, परिवार के सदस्य मिल बैठकर इसका समाधान करेंगे ना। और गलत जनता का पैसे का अगर दुरुपयोग हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच नहीं हो उसके पहले ही आरोप लगा देना, ये मेरी दृष्टि में बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से आज हमारे महापौर जी बड़े लेवल के इंजीनियर्स रहे, वो जांच करेंगे। हमारे निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जी हैं, वह जांच करेंगे। और हमारे एसी पुजारी जी है, वह जांच करेंगे। जांच लगाने के पहले आरोप लगा देना, ये तो मेरे तो समझ में नहीं आती है। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने तो आपके चैनल पर न्यूज़ देखी और न्यूज़ में ये लग रहा कि 5वें बोर्ड का घपला, इसलिए मैंने आज फोन के माध्यम से ही पता लगाया कि भाई घपला कौन सा, जांच रिपोर्ट आ गई क्या, घपला है क्या, रिपोर्ट किसने बनाई, अधिकारियों के द्वारा जांच रिपोर्ट अगर आ गई हो तो मुझे ही बताओ। और मेरे ख्याल से निर्माण समिति के अध्यक्ष जी और महापौर जी इसकी जांच करवा रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी सामने।
कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों ने एक बार फिर सभी की नींद उड़ा दी है। पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद जिले के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि कोरोना उदयपुर में कभी खत्म नहीं हुआ था। ये जरूर है कि मरीजों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर संख्या बढ़ने से चिंता भी बढ़ गई है। दिनेश खराड़ी ने यह भी कहा कि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है, उसका परिणाम है कि एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या में तेजी आई है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद खराड़ी ने कहा कि महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोगों की जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाता है, तो एक हद तक कोरोना पर लगाम लग सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे यहां के लोगों को लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ ने अपील की है कि जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव बढ़े हैं उसके बाद सभी को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करनी होगी, अन्यथा कोरोना पॉजिटिव एक बार फिर सभी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोरोना कभी उदयपुर से गया नहीं था। केसेस जितने भी आ रहे थे लेकिन आ रहे थे, पॉजिटिव थे, इसका मतलब वायरस था। और जिस तरह से हमारे लोग जिस तरह से लापरवाही अपन देख रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो मास्क भी कम देखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यही कारण है। और दूसरा, जिस तरह से महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और जो पंजाब में अन्य राज्यों में बढ़ रहे हैं, तो वापस थर्ड वेव आ सकती है अगर हम नहीं संभले तो। और अभी केसेस जिस तरह से बढ़ने लगे हैं और अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो हो सकता है प्रशासन सख्ती भी करे। कल सीएम साहब की तरफ से आदेश जारी हुए कि पहले महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कर रखा था, जो भी वहाँ पे ऑल इंडिया से कोई भी जाएगा नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएगा 72 आवर्स के अंदर। तो ऐसा हमारी सरकार ने भी जारी कर दिया है। तो जो भी लोग ट्रेन से आएंगे या फिर प्लेन से आएंगे या फिर बस से आएंगे, बॉर्डर से आएंगे, तो इनकी रिपोर्ट चेक की जाएगी तो ही अपने राज्य में प्रवेश किया जाएगा। इसमें समझता हूँ किसी हद तक ये अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ के संक्रमण फैला है। इससे हम पहले ही एहतियात बरत लें तो बढ़िया है। जैसा हम देख रहे हैं 2020 में जो हुआ था उसमें मार्च अप्रैल मई में गर्मी थी, पर कोई ऐसा कम थोड़ी हुआ था। इसलिए इसका विशेष सीधा इफेक्ट नहीं हो रहा है। नॉर्मल फ्लू है वो गर्मी में बंद खत्म हो जाता है, पर इसका तो हम पिछला जो एपिसोड देख चुके हैं, गर्मी में भी इसके केसेस बढ़े थे। तो हम ये निश्चित नहीं रह सकते कि गर्मी आ गई वापस लापरवाह हो जाए। सर वैसे से क्या अपील करेंगे आप? सभी से यही अपील रहेगी कि खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि हो सकता है आप जाने अनजाने में आप पॉजिटिव हो और एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 को वायरस दे सकते हो, इन्फेक्ट कर सकते हो। और क्या पता वो हाई रिस्क ग्रुप का हो, क्या पता वो प्रेग्नेंट लेडी हो, क्या पता वो कोमोर्बिडिटी वाला पेशेंट हो। अगर उसको इन्फेक्शन हो गया आपके थ्रू और उसको मोर्टेलिटी हुई, उसकी डेथ होती है, तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाप के भागीदार तो बनते ही हैं। तो खुद को भी बचाए और दूसरों को भी बचाए। उदयपुर जिले के कानूर तहसील मुख्यालय पर शुक्रवार को खटीक समाज के लोगों द्वारा तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि कानूर नगर पालिका के आमलिया बाग में खटीक समाज की बहुत पुरानी एक कुई है, जिस पर सामाजिक कार्यक्रमों में नहाने, पूजन और अन्य कार्यक्रमों में खटीक समाज द्वारा उपयोग किया जाता था। कुछ दिनों पूर्व नाथ समाज द्वारा कुई पर अवैध कब्जा कर दिया गया। इस पर लोहे की जाली लगवा दी गई, जिसकी शिकायत नगर पालिका कानूर में की गई और नगर पालिका द्वारा कुई पर नाथ समाज द्वारा लगाई गई जाली को खुलवा दिया गया। परंतु मौका पाकर नाथ समाज द्वारा रात्रि को पुनः जाली लगवा दी गई और नाथ समाज द्वारा कुई पर अवैध कब्जा कर खटीक समाज के सामाजिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कुई के पास सरकारी वाटर वर्क्स का एक कमरा भी बना हुआ है, जिस पर भी नाथ समाज अवैध कब्जा करने में लगा है। ज्ञापन देने के दौरान पार्षद गोपाल खटीक, मुकेश कुमार खटीक, श्यामलाल सहित सैकड़ों खटीक समाज के लोग मौजूद थे। उदयपुर की जानी मानी एविएशन एकेडमी AHA पर शुक्रवार को एयरक्राफ्ट मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सभी बच्चों ने अलग अलग मॉडल बनाए और प्रस्तुति देते हुए उसकी विशेषताओं को बताया। प्रतियोगिता में निर्णायक गण के रूप में मिस्टर बलदेव सिंह और मिसेस हमीदा मौजूद रही। प्रतियोगिता में एकेडमी के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निर्णायक गणों ने सभी बच्चों के मॉडल देखने के बाद कुछ सवाल जवाब भी किए और उसके बाद पहले, दूसरे और तीसरे पुरस्कार की घोषणा की गई। AHA में हमने स्टूडेंट्स के लिए एक एयरक्राफ्ट मॉडल मेकिंग प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट टाइप रखवाया था, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उनका स्पोकन इंग्लिश सुधरे, प्लस प्रोजेक्ट बनाने से उन लोगों का टीम वर्क बिल्डअप हो, वो टीम बिल्डिंग, टीम वर्किंग की स्किल्स को सीख सकें और किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है उसका कॉन्फिडेंस उनमें बिल्डअप हो।
इस प्रोजेक्ट मेकिंग के बाद हमने उन लोगों के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था, जिस कंपटीशन में हमने एविएशन इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर हमारे एयर इंडिया के मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर रह चुके हैं मिस्टर बलदीप सिंह ढिल्लन सर, जिनको 40 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, उन्हें इनवाइट किया था। प्लस मिस हमीदा हकीम हमारे एविएशन की इंग्लिश फैकल्टी है, उन्हें भी हमने इनवाइट किया था। एंड दे बोथ वर एज द जजेस टू जज द कैंडिडेट्स, ताकि उनके जजमेंट के बाद वो बता सके कि कैंडिडेट्स में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और आज का ये कॉम्पिटिशन जजेस के सहयोग से बहुत अच्छा रहा और स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स हम ऑर्गेनाइज करते रहें और बच्चों में एक मोटिवेशन बिल्डअप करते रहें, ताकि वो अपने एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जो उन्होंने स्टेप उठाया है एविएशन ज्वाइन करके, इस AHA को ज्वाइन करके अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बनाने के लिए उसे वो फुलफिल कर सके। सो माई ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल माई कैंडिडेट्स हु आर इन AHA एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। थैंक यू। आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आज मुझे मौका मिला। पहला दिन एविएशन में जैसे मैं आया था, वही दिन मुझे आज का दिन याद आ रहा था। बच्चे लोग अपना परफॉर्मेंस बता रहे थे। मेरे बॉसेस ने भी मुझे एक दिन ऐसे परफॉर्मेंस देने के लिए कहा था, वो दिन याद आया। बच्चों ने बहुत तैयारी की है। AHA के डायरेक्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही हैं, उनकी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है। और मैं कहूँगा यदि किसी ने अपने एविएशन में कदम रखने हैं और बेसिक गाइडलाइंस लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, तो AHA जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे प्रॉपर ग्रूमिंग भी हो रहा है। और आज की तैयारियां देखते हुए मुझे लग रहा है 3 महीने के बच्चों ने इतनी तैयारी की है, 2 साल में जब कोर्स खत्म होएगा तो फुली ट्रेंड और वेल एस्टैब्लिश बच्चे होंगे। किसी भी एयरलाइंस लेने के लिए झिझक नहीं करेगी और दे हैव गॉट अ गुड ऑप्शन टू जॉइन एनी एयरलाइंस इन द वर्ल्ड इवन। थैंक यू। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम।
Our address: ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटी, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस: D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूआईटी का वित्तीय वर्ष 2021-22 का 444 करोड़ 15 लाख का बजट शुक्रवार को पारित हो गया। यूआईटी अध्यक्ष कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में ट्रस्ट की बजट बैठक हुई, जिसमें सचिव हरुण हसीजा ने बजट पत्र का वाचन किया और सभी को योजनाओं से अवगत कराया। इस बारे में यूआईटी के जंबो जेट बजट में विकास की कोई बड़ी सौगात तो नहीं दी गई है, लेकिन उन सुविधाओं और मूलभूत आवश्यकताओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है। यूआईटी के नए बजट में रोड नेटवर्क पर सर्वाधिक फोकस किया गया है। साथ ही पर्यटन, पेयजल, झील विकास की योजनाओं का भी प्रावधान किया गया है। यूआईटी ने बजट में शहर के बीच में व आसपास पैराफेरी में करीब 2 दर्जन चौड़ी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। शहर के युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही बाहुबली हिल को भी यूआईटी ने पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही रामगिरी की पहाड़ी को भी विकसित करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। पहाड़ियों के संरक्षण और विकास के लिए 5.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फतेह सागर के बीच स्थित नेहरू गार्डन के विकास के लिए भी 9 करोड़ खर्च होंगे, ताकि ये पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षण का केंद्र बन सके। जनता को मांगलिक आयोजनों के लिए अधिक सुविधा मिल सके, इसके लिए शहर में 3 नए सामुदायिक भवन भी बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही यूआईटी ने शहर के खेलगांव, नेला, दक्षिण विस्तार, प्रतापनगर, बुवाना बाईपास, देबाली, सुखेर बाईपास के विकास के लिए भी अंडरपास, ड्रेनेज, पेयजल आदि की सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। न्यास उदयपुर का वित्तीय वर्ष 2021-22 का आज बजट बोर्ड के सामने रखा गया और चर्चा के बाद इसको अनुमोदित किया गया है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 44,415 लाख की अनुमान की गई है और पूरे वित्तीय वर्ष में जो व्यय है विभिन्न मदों पर वो 44,361 लाख का अनुमान किया गया है। इसमें उदयपुर नगर विकास न्यास क्षेत्र में सारे तरह के विकास कार्यों को शामिल करके सर्वांगीण विकास की कल्पना की गई है। पर्यटन, क्योंकि उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, तो पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए इस बजट में बहुत प्रावधान किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में ये कहा था कि 900 लाख रुपए नेहरू गार्डन के विकास पर खर्च किए जाएंगे। उसके लिए हमने प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। जो फतेह सागर की वर्ल्ड फेम लेक है, उस पर जो रानी रोड है उसको मॉडल रोड के रूप में विकसित करने के लिए भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट में की थी। उसके लिए हमने इस वित्तीय वर्ष में 800 लाख का
बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर विकास न्यास ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहेली मार्ग को मॉडल रोड के रूप में डेवलप करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है और जो राजीव गांधी पार्क है रानी रोड पर, उसको भी अच्छे तरह से और विकसित करने के लिए 100 लाख का प्रावधान रखा गया है। पर्यटन के अलावा शहर में आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, सुगम रोडें उपलब्ध हो, इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। बाड़ा ढीकली जो एरिया है, इसके दोनों तरफ पहाड़ है, आवासीय कॉलोनियां विकसित हो रही है, जल भराव की समस्या हर बार उत्पन्न होती है। इसके निराकरण के लिए न्यास द्वारा 500 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा जो कॉलोनियां विकसित की जा रही है या जो कॉलोनियां नियमित की जा रही है, उनके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाले बनाना है, उन सब के लिए 1358 लाख रुपए का बजट प्रावधान इस बजट में किया गया। आपको पता है कि उदयपुर एक मैरिज डेस्टिनेशन सिटी है, बहुत महंगी शादियां यहाँ होती है। आम लोगों को, उदयपुर के निवासियों को शादियों के लिए सस्ते जगह उपलब्ध हो, इसके लिए न्यास ने 3 सामुदायिक भवन और बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी की तरह जो LED लाइट्स हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है शहर सुंदर और प्रकाशमान हो, इसके लिए भी हमने इसमें प्रावधान किया गया है। विभिन्न पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा ताकि उदयपुर शहर और ज़्यादा अच्छा और सुंदर हो। और उदयपुर UIT उदयपुर की जो टीम है वो इस प्रावधानों को अगले वित्तीय वर्ष में अमली जामा पहनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट में परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत प्रदान की गई है। परिवहन विभाग के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार ने इस बजट में परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए पुराने चालान बाकी थे, उनमें छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि खान विभाग में 2010 से अब तक जो जुर्माने जारी हुए थे, इन्हीं के तहत ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों को करोड़ों रुपयों का चालान बाकी था। वाहन मालिकों की क्षमता नहीं थी कि वो चालान भर सके, इसके लिए 75% से 99% तक छूट दी गई है। लोगों को अब भारी भरकम जुर्माने से राहत मिल सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ओवरलोड के जुर्माने जो 20,000 रुपए तक थे, उनमें भी कटौती की गई है और वह भी 5,000 तक कर दिए गए हैं। पुराने वाहनों के टैक्स भी माफ कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से इस तरह की घोषणाओं से वाहन मालिकों को बहुत लाभ होगा। परिवहन अभी जो परिवहन विभाग को जो अभी बजट में जो छूट दी गई है, उसमें परिवहन विभाग की कई स्कीम्स में वाहन स्वामियों को बहुत बड़े स्तर पर छूट प्रदान की गई है। इसमें से 2-3 मुख्य स्कीम्स है। एक तो जो चालानों की एमनेस्टी आई है, पर्टिकुलरली ई रवन्ना के चालान, जो खान विभाग से पिछले 2010 से लेके आज तक जो ई रवन्ना जारी होता था, उस ई रवन्ना के रिकॉर्ड के अनुसार वाहन ओवरलोड होते थे और उससे उनका जुर्माना लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक जुर्माना आज तक का इकट्ठा हुआ है। और वाहन स्वामियों की कैपेसिटी नहीं थी कि भाई उसको भर सकें और ऐसा मामला कोर्ट में भी चला गया और इस तरह से वो उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, परिवहन मंत्री महोदय ने एमनेस्टी की ई रवन्ना की स्कीम चालू की है, जिसमें 25% से लेके 1% तक, यानी 99% तक छूट दी गई है। 75% से लेके 99% तक छूट दी गई है। तो इस तरह से मतलब अगर वो 10 लाख का चालान है तो वो 1 लाख वाला जो है 25,000 से लेके और 1 लाख तक का कंपाउंड हो सकता है। तो बड़ी संख्या में इसमें एक तो इस स्कीम में छूट दी हुई है और जो लाखों करोड़ों के भारी जुर्माने हैं उनको उनसे मुक्त होकर वो अपनी इस वाहन को मुक्त करा सकेंगे। इसके अलावा जो ओवरलोड के जुर्माने थे और जो ओवर हाइट के जुर्माने थे, जो 20,000 न्यूनतम थे, उसकी राशि भी घटा के जो है इस बजट में 5,000 कर दी गई है। इसके अलावा जो टूटे हुए और पुराने वाहन हैं, उनके भी अगर पूरा कर जमा है तो उनको शास्ति में छूट प्रदान की गई है। तो टूटे हुए वाहन अगर जिस दिन नष्ट हो गए हैं उस दिन तक अगर कर जमा है तो उनके बाद के समय का पूरा टैक्स माफ़ कर दिया गया है। इस तरह से बहुत सी स्कीमों में जो है परिवहन विभाग को बड़ी भारी छूट प्रदान की गई है और मैं आशा करता हूं कि ये वाहन स्वामियों के लिए कोरोना काल में बहुत बड़ी मदद होगी और वाहन मालिकों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। उसका लाभ सभी वाहन मालिक लेंगे। झील ही जीवन है, झील है तो जल है और जल है तो हम हैं।
बस वादा करें कि दशकों पहले जैसा ही ये जल स्वच्छ और निर्मल कैसे हो। इसी मुहिम को लिए अब पिछोला के आसपास रहने वाले और इसको प्रेम करने वाले मानव लगातार जुड़ते चले आ रहे हैं। आपको याद तो होगा ही कि इस रविवार यानी 28 फरवरी शाम 6:30 पर गणगौर घाट सभी क्यों आ रहे हैं। ATN उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम सावधान उदयपुर के तहत बताई गई पिछोला की पीड़ा ने सभी को काफी आहत किया और उसे कैसे ठीक करें, कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, कैसे गुनहगार जिम्मेदारों के प्रति आक्रोश जताएं। इसलिए एक सैलाब रविवार की शाम को गणगौर घाट पर आ रहा है। आइए मिलवाते हैं आपको झील प्रेमी आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत से, जिन्होंने इस मुहिम से जुड़ने के साथ साथ उन तथाकथितों को भी आड़े हाथों लिया है जिन्होंने 2004 में झीलों के अंदर सीवरेज डालने की पैरवी की थी। श्री कुमावत ने बड़े ही व्यथित मन से बताया कि वह किसी भी मंच पर आने को तैयार है, तकनीकी तौर पर भी बात करने को तैयार हैं। वहीं सेक्टर 7 जगन्नाथ धाम से जुड़े शिव सिंह सोलंकी ने भी इस मुहिम की सराहना करते हुए सभी को पिछोला के घाटों पर आने की अपील की है। मेरा पूरा बचपन पिछोला के किनारे बीता। मेरा मकान ब्रह्मपोल में पिछोला के बिल्कुल सामने है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जब बचपन से जब शाखा में जाता था तो सामने उस घाटों पर एक साथ आरती होती थी और उस आरती के समय मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं गंगा के घाटों पर हूँ मैं, और उन गंगा के घाटों पर जैसे घंटे घड़ियाल बजते हैं वैसे पिछोला के किनारे बजा करते थे। लेकिन आज जब मैं पिछोला को देखता हूँ, बीच में भी मैंने पिछोला पर जब काम किया कि आखिर झीलें बोल उठी, मैंने लोगों को देखा शौच कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैंने एक आंदोलन चलाया था आलोक इंटरेक्ट के माध्यम से और 67 नुक्कड़ नाटक किए, लोगों को जगाया, तब लोगों ने संकल्प भी लिए। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि पिछोला में नालियाँ बंद कर दी, नाले बंद कर दिए और उन सब को मिलाकर एक साथ पूरा का पूरा उस सीवरेज लाइन के माध्यम से पिछोला में ही डाल दिया, यानी पूरी गंदगी इकट्ठी करके जो इधर उधर बिखरी हुई थी वो पूरी आपने अंदर घुसा के अब बोल रहे हैं कि पिछोला बहुत पवित्र झील है, अब उसमें जगह जगह से लीकेज है, दुनिया भर की गंदगी होती है। पीड़ा बैग उदयपुर वासी की जैसी एक पीड़ा है वैसी हर उदयपुर वासी की पीड़ा है कि पिछोला इतना सुंदर हमारी गंगा है। ये उस गंगा को हम अपवित्र करने और अपवित्र करने वाले सरकारी निर्णय से, सरकार जिसका काम है इसको प्रोटेक्शन करना, उन्होंने ही उसको गंदा कर दिया। जिन लोगों ने इसमें ये योजना बनाकर इसको सीवरेज डाली है उन्होंने जघन्य अपराध किया है। वो टेक्निकल ग्राउंड पर डिस्कस करना चाहे तो मैं भी टेक्निकल ग्राउंड पर डिस्कस करने के तैयार हूँ। जब किसी सीवरेज के पानी का प्रेशर बनेगा और आपके सीमेंट के पाइप उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो स्पोर्ट के रूप में उसी पानी में मर्ज होंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा और मर्ज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरत है इस बात की कि पूरा उदयपुर इस बात के लिए खड़ा हो। ATN न्यूज़ का मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत प्रभावी ढंग से उठाया है और मैं ATN न्यूज़ के साथ हूँ। मैं अपील करता हूँ आप सब नागरिकों से कि ATN न्यूज़ इस पिछोला के झीलों के संरक्षण के लिए, इसके पानी की स्वच्छता के लिए, इसके झील बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लें। केवल दिखावे के रूप में नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, ये हमारा प्रेम है। आई लव उदयपुर कहने से आई लव उदयपुर नहीं होता। आई लव उदयपुर के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, इन झीलों को बचाना होगा। आइए संकल्प करते हैं और हम सब मिलकर इस पिछोला को बचाते हैं। ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि इसकी सख्त ज़रूरत थी और जो दूरदर्शा अभी राइट नाउ जो पिछोला झील की हो रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आज जनता जाग रही है आपके चैनल के माध्यम से। आप जितना इसका आप जिस तरह से इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो आपने एक अभियान शुरू किया है उसके तहत आप 28 को फरवरी को शाम को जो आप दीपदान का एक कार्यक्रम रखते हैं, मुझे लगता है कि जनता में इसकी वजह से ज़्यादा जागरूकता आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ, मैं भी अपील करता हूँ अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ परिवार सहित आएँ और वास्तविकता से रूबरू हों जो आप करवा ही रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और मुझे लगता है कि अभियान काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन इस पिछोला झील की सूद लेगा जो कि टूरिज़्म में भी और हमारे मेवाड़ की भी और उदयपुर की धरा की सिरमौर है, तो आई थिंक सबके लिए बेटर होगा। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
सन सिटी साकरोदा। उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर से सटी बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र में बरसों पुराने शमशान घाट की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। किसी की मृत्यु के बाद उत्तर कर्म के लिए यहां आना क्षेत्रवासियों की मजबूरी बन चुकी है। पहले यहां सभी सुविधाएं हुआ करती थी, लेकिन अब न तो यहां पानी की व्यवस्था है और न ही आसपास बैठने की कोई जगह। बड़गांव भाजपा मंडल के राहुल श्रीमाली ने पंचायत समिति प्रधान प्रतिभा नागदा और जिला परिषद सदस्य सुनीता मांडावत को स्थिति से अवगत कराया, तो सभी ने मौका मुआयना करते हुए जल्द ही दुरुस्त करवाने की बात कही। बड़गांव पंचायत समिति प्रधान प्रतिभा नागदा, जिला परिषद सदस्य सुनीता मांडावत ने भी माना कि अब यह शमशान घाट असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है और जल्द ही इसे पंचायत समिति की ओर से दुरुस्त करा दिया जाएगा। इस मौके पर बड़गांव के भाजपा मंडल के राहुल श्रीमाली के साथ विनोद श्रीमाली और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बड़गांव में शमशान का जो स्थिति देखने आए हैं कि राहुल जी ने बुलाया कि एक बार मैडम आप आइए और देखो यहाँ की शमशान की स्थिति क्या है। यहाँ आते हैं हम लोग शव लेकर, तो बैठने की जगह भी नहीं है हमारे पास है। बनाया वो अपने टाइम में बहुत अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन असामाजिक तत्वों या पता नहीं इसकी रख रखाव के बिना ये देखिए यहाँ पर हमने आके देखा कि बिल्कुल टाइल से टूटी पड़ी है।
जो मृतक के साथ, शव के साथ जो आ रहे हैं, उन लोगों के बैठने की जगह नहीं है। पानी की टंकी बनाई हुई है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं कर रखा है, तो मतलब इतना पैसा ज़बरदस्ती वेस्ट करा हुआ है। बोरिंग भी है लेकिन उसको कनेक्शन नहीं दे रखा है। तो यही हम आज देखने आए हैं कि इस, जबकि पूरे बड़गांव एरिया में केवल एक ही यही शमशान है यहाँ पर, तो आज हम ये देखने आए कि अब इसकी कैसे मरम्मत करके और इसको कैसे ठीक करा जाए। तो हम जल्द ही बड़गांव वालों के लिए इसकी अच्छे से मरम्मत करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का भी पूरी व्यवस्था की, निकासी मतलब पानी के जो नहाने आएंगे उनकी भी हम पूरी व्यवस्था करने की उसमें लगे हुए हैं, और जल्दी ही हम इसको बहुत अच्छी स्थिति में लाने की करेंगे, क्योंकि यहाँ की स्थिति देख के आज हमको बड़ा वो लगा कि पूरे बड़गांव में एक ही शमशान है और वो भी इतनी दयनीय स्थिति में। तो अब हम जरूर इसमें अपना कार्य करके और इसको अच्छी व्यवस्थित करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। आज हम यहाँ बड़गांव शमशान का जो देखने के लिए आए, राहुल जी ने बुलाया है, तो इसका दौरा किया है। तो यहाँ की सारे बहुत अव्यवस्थित है, सारी टाइल्स वगैरह टूटी हुई है, बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो इसको हम, जैसे पानी भी नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम बहुत जल्दी अच्छे से सारी इसकी मरम्मत करवा के और करवाने की कोशिश करेंगे। बड़गांव से मैं जब भी किसी न किसी साथ आया यहाँ पे और देखा कि इतने, ये एक तरीके से हमारा अंतिम बॉक्स मार्क है। यहाँ पे जब भी हम आए हैं बहुत तकलीफ रही है, क्योंकि जो भी हम आते हैं गांव के साथ, लोगों के साथ बैठने की व्यवस्था नहीं है। पानी के नहाने के लिए हमको टैंकर लगाना पड़ता है, बल्कि दो पानी की टंकियाँ लगी हुई है, लेकिन मोटर से कनेक्शन के लिए मोटर लगी हुई नहीं है। ट्यूबवेल कर रखा है यहाँ पे, लेकिन मोटर लगी हुई नहीं है। गेटों से चौपटे तक गायब कर रखी है, पेड़ पूरे खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ के काम के लिए मैंने प्रधान साहब से और जिला परिषद सदस्य हमारे पिंकी जी से निवेदन किया कि मैंने कहा पधारें, एक बार जायजा लें हम स्थिति का, और यूआईटी या पंचायत स्तर पे जो भी आप काम करा सकते हैं यहाँ काम कराएं, क्योंकि बड़गांव के अंदर एक ही है शमशान है, और यहाँ अगर काम नहीं होगा तो फिर हमारे लोगों को दिक्कत आती है। तो हम तो यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी कराएं और हमारा ये काम करें। धन्यवाद। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रसूखदारों के आरामगाह के चुनाव में फिर आया कोरोना का विघ्न। सचिव आंचलिया बोले, कोशिश रहेगी निर्विरोध चुने जाए परिवार के जिम्मेदार। पूर्व बोर्ड की निर्माण समिति की जांच रिपोर्ट पर सिंघवी ने दी सफाई। आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। फिर बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। सीएमएचओ खराड़ी ने की नियमों की पालना की अपील। और यूआईटी ने पारित किया 400 करोड़ से ज्यादा का जंबो बजट। निखरेगा नेहरू गार्डन, बाहुबली हिल्स की रौनकें बढ़ेंगी। एटीएन उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।